डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नया जो टॉपिक है, जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक ही बात, उसको डिस्कस करेंगे। मोनोटोनिसिटी का तात्पर्य है एक सा व्यवहार। जैसे ग्राफ हमने काफ़ी डिस्कस करते आए हैं, वो एक से व्यवहार में चले। एक से व्यवहार का मतलब या तो वो बढ़ता बढ़ता ही जाए या घटता घटता ही जाए, उसको हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। तो मोनोटोनिसिटी का जो अर्थ है, भाई तात्पर्य क्या है, वो हम मैथमेटिकली ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर चलना शुरू किया, मान लिया यहाँ से चला और यहाँ तक गया, यानी जिसको हम इंटरवल बोलते हैं कि भी x1 और x2 एक इंटरवल है। और कोई ग्राफ जैसे मान लिया ऐसे चल पड़ा है, एक ये पीछे से जैसे चलते हुए आ रहा है, मान लिया ये कंडीशन है ग्राफ की। तो हम देखेंगे कि भी x1 के ऊपर y की वैल्यू यहाँ दिखाई दी। फिर मैंने x1 से आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ से कुछ गया तो मुझे y की वैल्यू कुछ बढ़ती दिखाई दी। फिर आगे और बढ़े, फिर और आगे बढ़े तो यहाँ से कुछ चल करके मुझे x की जो वैल्यू है x2 से पहले ही है, वहाँ y की वैल्यू मुझे लगातार एक सी दिखाई दी, यानी कांस्टेंट बोल सकते हैं भाई। और x2 जैसे यहाँ तक जाकर के देखा कि भाई ये तो y तो बराबरी आ रही है, कांस्टेंट आती दिखाई दी। यदि मैं x2 को यहाँ की बजाय जैसे मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ देखें y जो है यहाँ तक तो बराबर आती रही थी कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब इंटरवल के लिए, और फिर y ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि y या तो बढ़ी है या y कांस्टेंट रही है जब हम x1 से x2 आए हैं, यानी y तो घटा तो नहीं है, या तो बढ़ा या बराबर बराबर चलते चलते फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। घटा तो नहीं है, बराबर भी रहा, y बराबर रही कुछ समय के लिए। एक दूसरी जो फिगर है उसमें देखिए, मान लिया कोई ग्राफ इस तरह से चलता हुआ दिखाई दिया और इंटरवल ले लिया कोई भी, मान लिया x1, कहीं से भी, यहाँ भी ले लूँ मैं x1, कहीं भी x एक्सिस के ऊपर मुझे एक इंटरवल बनाती हुई दो वैल्यू ली, तो x1 और ये जैसे x2। यहाँ हम देखेंगे भी x1 से x2 यदि मैं गया हूँ और फिर मैंने y को डिटरमाइन किया तो y मुझे बढ़ती ही दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि भी इस प्रकार की जो ग्राफ की जो स्थिति होती है उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, यानी x1 इज लेस देन x2। यहाँ जैसे मैं इसको मैथमेटिकली लिखना भी चाहूँ इस बात को कि भी हम देखें कि भी x1 इज लेस देन x2 है, तो इसके आगे यदि मैंने f लगा दिया जैसे यूँ, यानी x1 पर f(x1) का मतलब ये वैल्यू, यही निशान रखा मान लिया, और इसको फिर आगे f लगा दिया, कुछ नहीं किया, f लगा दिया, इसका मतलब ये y की वैल्यू जैसे यहाँ से ये यहाँ। अब इस इनइक्वलिटी ने क्या बताया है कि भी f(x1) तो छोटा होगा f(x2) से, लेकिन इस कंडीशन में ये दोनों बराबर भी हैं, f(x1) और f(x2). जैसे ये कांस्टेंट y यदि रही है, x एक्सिस के ऊपर मैं कुछ इंटरवल के लिए रन करता हूँ, तो यहाँ बराबर का निशान देंगे इस कंडीशन में। यानी इसको हम बोलते हैं कि भी एक इंटरवल लिया हमने x एक्सिस के ऊपर, एक फंक्शन है, ध्यान रहे फंक्शन में ही है ये काम रही कि भी लेट f(x) इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर इंटरवल x1 x2 वेयर x1 इज लेस देन x2। x1 पहले है, x2 बाद में x एक्सिस पर दिखाया। तो यदि मैं दोनों साइड में f डाल दूं और इनइक्वलिटी का साइन वही रखूं और बराबर का निशान भी ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग ओनली। ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है। फिर मान लिया इसी में ही जैसे दूसरे ग्राफ में आए कि भी x1 इज लेस देन x2, और फिर इतना कह दिया कि भी f(x1) इज लेस देन f(x2), तो यहाँ हम कहेंगे कि भी ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें
कुछ समय के लिए, या कुछ समय का मतलब कुछ अंतराल के लिए y कांस्टेंट नहीं रहा, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये तो हमेशा ही ऐसा आया, तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसी प्रकार से डिक्रीजिंग की पोजीशन भी वही है। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा कि भी एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम चलेंगे, जैसे फिर एक बार ग्राफिकली कि भी यहाँ से जैसे x1, यहाँ से जैसे x2, यहाँ भी x1 लेस देन तो x2 है, लेकिन ग्राफ ये इस प्रकार से यदि चलता दिखाई दे, जैसे मान लिया मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा लूँ, या फिर यूं सी जैसे इक्वल कांस्टेंट रहे, उसके लिए भी एक कुछ ग्राफ बनाते हैं हम। जैसे मान लिया इस प्रकार से की कंडीशन ले ली, और एक चौथी फिगर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, जैसे यूं सी यहाँ से मान लिया x1 है, और यहाँ से जैसे मैंने x2 ले लिया, या यहाँ ले लूँ x1, कोई ज़रूरी नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी x1 लिया जा सकता है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ कि भी x1 के ऊपर हमने वैल्यू दिखाई दी, यानी जैसे मैंने f लगा लिया तो fx1, और फिर बाद में fx2 यानी इसके आगे लगाते हैं। ये बीच में जो इनइक्वलिटी का साइन है, यहाँ तो x1 छोटा है x2 से, लेकिन यहाँ देखिए ये ऊंचाई अधिक है अपेक्षाकृत इससे, तो डिक्रीजिंग जब ग्राफ की या कर्व फंक्शन की पोजीशन आएगी तो इस इनइक्वलिटी का साइन बदलिए, ये डिक्रीजिंग की पोजीशन है। और यदि कुछ समय के लिए वो बराबर या कांस्टेंट रहे वो ग्राफ, तो फिर बराबर का निशान लगा दो। और इस कंडीशन में सिर्फ ये इक्वलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन, यानी कि x1 इज लेस देन x2, तो देन fx1 इज ग्रेटर देन, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, fx2। तो इन दिस केस वी विल से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सिर्फ बोलेंगे डिक्रीजिंग, ये जैसे बराबर का निशान आया तो इंक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारे जो आगे सीबीएसई में जो प्रश्न आएंगे, अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार की घटना घट जाए, तो उसको हम इंक्रीजिंग भी तो बोल ही सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो उससे बढ़ के बात हो गई। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें इस प्रकार की घटना घटे, तो कहेंगे कि भी प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हम अपनी तरफ से स्ट्रिक्टली लगाएं तो लगा सकते हैं, लेकिन ये शर्त दिखनी चाहिए। तो इस तरह की कोई विशेष बातें तो प्रश्नों में दिखाई भी नहीं देंगी, बार बार डिस्कस भी वैसे करते रहेंगे। तो ये तो है एक फंक्शंस का जो हम सीधा सा, जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल ले लिया कि भाई 2x + 3 और कह दिया कि भाई चलो ये फंक्शन है, तो इसको डिस्कस करिए। तो हम यहाँ देखते हैं बिना कुछ अपना जो जनरल नॉलेज है उसी पर आधारित देखते हैं कि भाई यहाँ से मान लिया मैंने x1 ले लिया, यहाँ से x2 ले लिया। अब मैंने x1 पर इसकी वैल्यू देखी, यानी कि यहाँ हम कहेंगे भाई x1 इज लेस देन x2, ये तो क्लियर है ही, प्रश्न में दिया है। अब मैं इसको इस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने मान लिया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है। फिर दोनों साइड में 3 जोड़ दिया, यानी 2x1 + 3 इज लेस देन 2x2 + 3। ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है भाई। अब ये क्या है, अब यदि मैं x1 की वैल्यू इसमें डाल दूं तो ये fx1 ही तो है जो कि यहाँ लिख दिया, यानी fx1 इज लेस देन fx2, ये fx2 के बराबर। कहाँ से चले थे हम कि भी x1 लेस देन x2 है, तो ये दिया है। f यदि उनके आगे लगा दें और ये इनइक्वलिटी का साइन यदि चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे कि भी ये तो इंक्रीजिंग है, यहाँ बराबर का निशान भी नहीं आया, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, चाहे भी कोई भी x ले लो इस अंतराल में। ये तो हमने अपनी तरफ से चूज किया है कि भी कोई भी नंबर रियल लाइन के ऊपर 2 वैल्यू उठा ली। अब जैसे इसके बारे में कह दे कि भी दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, जैसे ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन है, स्लोप 2 है, ये +3, जैसे यूं सी इसकी ग्राफ की स्थिति भी है, तो कहीं भी x की वैल्यू उठा करके एक अंतराल बना लो, इंटरवल बना लो, और वहां देखेंगे
तो ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हमेशा बढ़ता है। तो फॉर ऑल एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जैसे मान लिया मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, तो फिर हमने इंटरवल तो फिर भी लिया कि x1 पहले डिनोट कर लिया x एक्सिस के ऊपर, x2 बाद में। तो फिर कह दिया हमने कि x1 छोटा है x2 से। अब इसी को ही हम कुछ अदला बदली करके, कुछ मल्टीप्लाई करके हम यही एफ एक्स तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया कि -2 से मल्टीप्लाई करो। तो इनइक्वलिटी में ये ध्यान रहे कि माइनस से यदि मल्टीप्लाई करें या भाग दें तो बीच का साइन बदलेगा। तो यहाँ कर दें ग्रेटर देन दोनों साइड में, यानी दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो बीच का साइन बदल गया। अब दोनों साइड में 3 जोड़ दें, तो चाहे दोनों साइड में जोड़ दो चाहे घटा दो, इनइक्वलिटी का साइन कभी नहीं बदलेगा, तो सेम ही रहेगा। तो ये ग्रेटर देन, तो अब भी ग्रेटर देन, माइनस माइनस। अब ये क्या हो गया, अभी f(x1) है और यहाँ जो साइन है इनइक्वलिटी का वो ग्रेटर देन f(x2). तो अब ऊपर से जाके देखिए कि भी x1 यदि x2 से छोटा है तो x1 के ऊपर जो वैल्यू आई है, जो f(x1) के रूप में आई, वो बड़ी आई f(x2) से। यानी इस प्रकार की घटना से दिखाई दी क्वेश्चन में। और ये हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से गिरती है, ठीक है ना। x1 के ऊपर कोई वैल्यू होगी, x2 के ऊपर कोई वैल्यू और होगी। तो देखिए यानी y की वैल्यू यहाँ बड़ी है अपेक्षाकृत इससे। तो हमने डिस्कस कर लिया। एक बात और भी है, कई बार फंक्शन जो हैं, जैसे इस प्रकार की कोई बात आ जाए कि भी f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है और मान लिया उसने डिक्रीजिंग की बात बोली, तो हम तुरंत f भी हटा सकते हैं और बीच का साइन बदल दो, ठीक है ना। यहाँ ग्रेटर देन है तो ये यानी वाइस वर्सा भी इसका हमेशा ट्रू होता है। तो ये तो जनरली हमने बात करी है। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि भी फंक्शंस बीच में कॉन्टिन्यूस हो ना हो या डेरिवेबल ना हो तो भी ये बातें चलती है हमारी। जैसे कोई भी फंक्शन जैसे डिसकॉन्टिन्यूस वाला, जैसे 1/x की बात आ जाए और कहा है कि भी इसको डिस्कस करके दिखाओ, तो हम कहेंगे कि भी x बराबर 0 पर तो ये टूट गया। तो +1 में या पहले हमने ग्राफिकली काफ़ी इसकी इस तरह के एक्सप्रेशन की काफ़ी हमने प्रैक्टिस कर ली है। जैसे 0 पर तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा 0+ के लिए जैसे, और फिर ज्यों ज्यों x को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डेनोमिनेटर को तुम बढ़ाओगे तो सारे की वैल्यू घटती है। तो जब x को बहुत बड़ा कर दोगे तो ये गिरते गिरते 0 की तरफ टेंड हो जाएगी, 0 कभी नहीं बनेगी भाई। और एक बात ये भी जानते हैं कि भी ये इवन फंक्शन भी है, तो x को यदि तुमने पॉजिटिव लिया है तो सारे की वैल्यू पॉजिटिव और समथिंग जैसे ग्राफिकली, और x की यदि वैल्यू तुमने नेगेटिव ली तो इस प्रकार से इसकी पोजीशन आएगी ग्राफ की। यानी x बराबर 0 पर तो टूट गया ये। तो अब हम x1 और x2 की वैल्यू, क्योंकि कैलकुलस में ये सारा हमारा जो पीछे जितने भी वीडियो जो हैं सारे कैलकुलस के हैं। जैसे लिमिट सीखा, फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद हम एप्लीकेशन उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन का जो महत्व है या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ x बराबर 0 तो संभव है नहीं, क्योंकि डोमेन सबसे पहले देखना जरूरी होता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे इसका डोमेन ऑल रियल है, इसका डोमेन 0 को छोड़ करके x कुछ भी हो सकता है, तो डोमेन में ही बनेगा सारा काम। अब जो भी हमारा कैलकुलस है तो 0 को छोड़ करके x कुछ भी हो, तो 0 को छोड़ करके मैं x की वैल्यू, जैसे यहाँ से मैंने x1 और x2 ले लिया, या यहाँ मैं x1 ले लूँ, यहाँ x2 ले लूँ, और ये इंटरवल यदि मैंने डिस्कस करना हो कि भी x1 और x2 के बीच में बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो जो वैल्यू हमारे काम की नहीं है या डोमेन में नहीं है उसको छोड़ देंगे। अब क्या कहेंगे भी x1 से लेकर के 0 तक तो ये डिक्रीज हुआ है, जैसे ग्राफिकली मतलब डिक्रीजिंग का पोजीशन यूं सी ग्राफ की होगी और इंक्रीजिंग की यूं होगी। तो तुरंत यहाँ से x1 से 0 ओपन तक ये डिक्रीज करेगा और 0 ओपन से लेकर के S2 तक ये फिर देखो डिक्रीज करता है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है। तो
मतलब ये है कि भी जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस डेरिवेबल, जैसे मोड एक्स फंक्शन है, और इस मोड एक्स के बारे में एक इंटरवल दे दे कि भी -3 और 2 के बीच में इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्कस करिए, तो हम जानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस तो है हमेशा, लेकिन ये डेरिवेबल तो नहीं है, x बराबर 0 पर ये डेरिवेबल नहीं है। तो जैसे हम ग्राफिकली हम जानते हैं ये बात कि भी x बराबर 0 पर तो ये अपनी जो नेचर है या डेरिवेबिलिटी वाली बात डिस्कस कर लें कि भी x बराबर 0 पर ये डेरिवेबल नहीं है। तो एल्जेब्रिकली इसको सोल्व करने की क्या विधि है कि भी इस मॉडुलस को तोड़ लिया जाए। तो मॉडुलस हमेशा भीतरी भाग यदि पॉजिटिव है तो मोड हटा दो, खुद ही लिख दो, लेकिन लिखना होगा भी x इज ग्रेटर देन, इक्वल का ना साइन इस पर लगा दो चाहे इस पर लगा दो, ये लेकिन माइनस लिखना होगा, क्योंकि x की वैल्यू यदि नेगेटिव इसमें भर दोगे तो ये नेगेटिव और एक नेगेटिव x आया पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी हम जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब -3 और 2 के बीच में, तो अब ये इसने अपनी डेफिनेशन चेंज करी है x बराबर 0 पर, या अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। तो बिहेवियर चेंज कर दिया तो -3 से 0 तक हम देखेंगे कि ये डिक्रीज हुआ है, और 0 से आगे यानी x कितना भी ग्रेटर देन 0 से, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 और 2 के बीच में ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये फंक्शन तो डेरिवेबल तो नहीं है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं आई थी, जो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो तो डेरिवेबल भी नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखने की हैं, भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या ना हो, डेरिवेबल हो या ना हो, तो फिर भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करेंगे। तो ये तो है हमारा जो जनरली या शुरुआती जो विधि है कि भी बिना कुछ कैलकुलस में जो डेरिवेटिव का मतलब रोल ना आए उस प्रकार से डिस्कस करने वाली बात है। अब यदि फंक्शन में यूं कह दिया जाए कि भी डेरिवेटिव यूज करिए, तो डेरिवेटिव यूज का मतलब क्या है कि भी फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए उस इंटरवल में। अब जैसे मान लिया यही एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को डेरिवेबिलिटी वाला रूल लगाते हैं, तो डेरिवेबिलिटी रूल के लिए हम कह देंगे भी 0 को तो छोड़ देंगे क्योंकि 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, लेकिन 0 को छोड़ करके और जगह तो फंक्शन डेरिवेबल है। तो वहाँ क्या डिफरेंशिएशन जो हमारा रूल है उसके द्वारा हम इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करके बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx का तात्पर्य क्या है, हमने टेंजेंट नॉर्मल सीख लिया। तो dy अपॉन dx का मतलब क्या है कि कर्व पर चलते चलते हम कहीं भी खड़े होकर के वो एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है y में dy अपॉन dx। यह कहने का मतलब है कि जो हम टेंजेंट यानी टच करके देखें उस कर्व को तो यूं सी कुछ बात बताता है, जैसे यहाँ खड़ा होकर के बात दिखाई दी, फिर मैं थोड़ा सा आगे और गया, फिर मैं थोड़ा सा आगे और गया, तो इस प्रकार से जो हमारी dy अपॉन dx है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख लो कि यदि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन x को, चलो पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरी सीख लें कि भाई डिफरेंशिएशन में ये बातें तो यही आएंगी। तो ये हमने एक बिना डेरिवेटिव का प्रयोग करके जो फैक्ट हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के वो डिस्कस किए। एक दूसरी जो विधि का मतलब है कि भी डेरिवेटिव का यूज करके भी क्या हम जल्दी कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्री को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्या उनको भी हम जल्दी से यूं बता सकते हैं कि भी इतने इतने इंटरवल तक वो बढ़ेगा, इतने इतने तक घटेगा। तो उसके लिए मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और एक इंटरवल ले लिया कोई x1 और x2 के बीच में, ठीक है ना भाई, और कह दिया कि ये डेरिवेबल भी है कॉन्टिन्यूस भी है। जहाँ दिक्कत आती है उस वो वैल्यू तो छोड़ ही देंगे हम। तो फिर हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया इस दिए हुए फंक्शन को, तो जिसको हम बोलते हैं dy अपॉन dx या बराबर f डैश x। तो अब इसी ग्राफ पर देखिए, पहले हमने इंक्रीजिंग की बात देखते हैं कि इंक्रीजिंग ये स्ट्रिक्टली नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ यदि हम देखें तो इसके ऊपर dy अपॉन dx निकाल के और अब हमने इसका साइन देखा,
या यूं कह दें कि भी बराबर जीरो कहाँ होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जैसे इसी ग्राफ में यदि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने का तात्पर्य क्या है कि भी कर्व चलते चलते कोई टेजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्योंकि ये हमें बताता है कि dy अपॉन dx जीरो हो गई, स्लोप ऑफ द टेजेंट जीरो हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन जीरो हो गया। तो किसी लाइन का स्लोप जीरो है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ यदि मैं इन जगह कहीं भी मैं मान लिया टेजेंट खींचूं तो ये कौन साइड हो जाएगी, वो टेजेंट ये खुद ही हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ जो y है वो कांस्टेंट है, x को इंक्रीज करते हैं जब, यहाँ y बढ़ रही है अपने हिसाब से, यहाँ y बढ़ रही है। तो यदि x1 और x2 के बीच में f डैश x यदि जीरो है तो फिर ये ठीक, अदरवाइज और हर जगह देखिए यदि मैं यहाँ कहीं भी टेजेंट खींचूं या यहाँ टेजेंट खींचूं तो हर जगह मुझे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में दिखाई देगी। तो मतलब ये है कि भाई यदि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात डिस्कस करनी हो तो dy अपॉन dx बराबर है f डैश x निकालो और बराबर मान लिया उसको ये कह दिया, दोनों साइन लगा दूं मैं इकट्ठे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर मैं इसको यूं कह दूंगा कि भाई ये इंक्रीजिंग है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और वो कौन सी x की वैल्यूज के लिए ऐसी x तो निकाल देंगे, हम इनइक्वलिटी सॉल्व करना जानते हैं, नॉर्मल इनइक्वलिटी। तो x कौन सा ऐसा है जिससे ये हमेशा पॉजिटिव आए। अच्छा एक और स्थिति देखिए, जैसे मान लिया ये ग्राफ खींचा, हमने यहाँ से कोई कंडीशन आई है, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी बातें देख चुके हैं कि जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में x बराबर 0 पर या अधिक उसमें देखेंगे भाई, यहाँ मान लिया ग्राफ ने अपनी कनकेविटी चेंज करी है, जैसे यहाँ डाउनवर्ड था फिर यहाँ से ये अपवर्ड हो गया, मान लिया सारा ग्राफ हमें दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। हमने बोला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब टेजेंट, और ये हम टेजेंट वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि भी टेजेंट जो है वो किसी कर्व को काट के भी निकल सकती है। तो ये जो लाइन है ये इसका यहाँ भी dy अपॉन dx 0 हो सकती है। तो सिर्फ एक बिंदु पर ही dy अपॉन dx 0 हुई। देखो यहाँ तो एक इंटरवल इतना बनता है, ये देखिए यहाँ y कांस्टेंट रहा, x को बढ़ाता गया मैं, y बराबर बनती रही हमेशा, तो वहाँ इतने सारे में dy अपॉन dx 0 थी, और जगह dy अपॉन dx हमारी 0 से बड़ी है। dy अपॉन dx का मतलब tan थीटा, स्लोप ऑफ द टेजेंट। यहाँ क्या हो रहा है कि भाई और जगह यदि x की वैल्यू यदि मैं इस इंटरवल को और वो काफ़ी बड़ा कर लूँ तो x1 जैसे यहाँ से देखा तो वहाँ मुझे महसूस हुआ कि भी यहाँ ये टेजेंट है, आगे ये टेजेंट, ये टेजेंट, यानी ओब्लिक लाइन है सारी टेजेंट के रूप में यूं सी, और सभी एक्स एक्सिस के साथ 0 और 90 के बीच में कोण बनाएंगी। तो 0 और 90 के बीच में यदि कोण है और tan के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। 0 कब आती है, जब वो लाइन पैरेलल हो जाए। तो यहाँ तो यही तो लाइन पैरेलल हुई है, एक्स एक्सिस की तो पैरेलल है, लेकिन एक जगह ही एक ऐसा है x जहां हमें dy अपॉन dx 0 दिखाई दी, लेकिन इस कंडीशन में x की वैल्यू एक इंटरवल के रूप में दिखाई दे रहा है जिसमें y जो dy अपॉन dx 0 हुआ। एक इंटरवल में, जैसे यहां से मान लिया यू इंटरवल ले लिया लगातार, और इस इंटरवल में dy अपॉन dx 0 है। यहाँ सिर्फ एक वैल्यू x की है जहां dy अपॉन dx 0 है, और मान लिया ग्राफ यहाँ से चल करके और फिर मान लिया यूं कनकेविटी चेंज कर दे, बढ़ता तो जाए ही, और फिर कह दे कि भाई यहाँ मान लेते हैं भाई कि भाई यहाँ भी फिर dy अपॉन dx 0 हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि कहीं भी कोई x की वैल्यू होगी जहाँ dy अपॉन dx फिर 0 हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है, तो हम यहाँ यूँ कहेंगे कि भी फंक्शन जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, दोनों बातें चलेंगी इसमें।
लेकिन वहां हम इसको डिफरेंशिएट मतलब उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इस बात को कि भाई ये शर्त आएगी या ये शर्त आएगी, तो तब वहां तुरंत ये देखना है कि भाई ये जो एफ डैश एक्स हमारा जीरो हुआ है, क्या एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल के लिए तो जीरो नहीं हो गया, तो फिर तो कहेंगे ये इंक्रीजिंग है। और यदि डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज, जैसे एक पॉइंट यहाँ से मिल गया कोई एक्स पर, वहाँ हमें दिखाई दिया एफ डैश एक्स जीरो हुआ, और कोई वैल्यू है वहाँ जीरो हुआ, और कोई एक्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे यदि ये साइन है आ गया किसी एक्सप्रेशन का, तो अब कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे हमने एक उदाहरण लेकर के इसको डिस्कस कर दें कि जैसे मान लिया एक्स क्यूब प्लस 3, हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल ग्राफ से भी जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये, लेकिन इसमें एक जगह जरूर ऐसी हरकत होती है इनमें कि भी कनकेविटी चेंज होती है। जैसे सिंपल ग्राफ के द्वारा देखो तो एक्स क्यूब का ग्राफ तो जैसे ऐसे चलता है, यूं प्लस 3 और जोड़ दिया जाए तो इसकी ग्राफ की कंडीशन ऐसी हो जाएगी। तो देखो कहीं भी कनकेविटी चेंज होती है, वहां ग्राफ में कुछ मतलब ग्राफ यदि आप स्मूथली यदि चलता जाए, एक वर्ड अभी हम डिस्कस करेंगे उसका, इसका तात्पर्य क्या होता है। ये देखो यूं झुकाव नीचे की तरफ था, जैसे कोई सड़क है और उसने यहाँ से मोड़ लेकर के उस सड़क ने टर्न कर लिया यूं सी, वही बातें हमारे मैथ में भी हैं, मैथमेटिकली डिस्कस कर दें तो यहाँ जैसे इसने मोड़ लिया है ना, तो इसको हम बोलते हैं भी कोई न कोई एक जगह तो ऐसा है, सिंपली मोड़ बोल लेते हैं, टर्न बोल लेते हैं, वहाँ हरकत हो रही है कुछ। तो ऐसी हरकतों को या ऐसे व्यवहार को देखना हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो बता देता है। मैंने जैसे इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू तो 3x स्क्वायर। अब हम इसके बारे में देखेंगे भी x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको पॉजिटिव रखेगा या जीरो रखेगा या नेगेटिव रखेगा। एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना, एफ डैश एक्स जैसे x की कोई भी वैल्यू यदि इसमें डाल दूं, जैसे मैंने जीरो डाली तो ये तो जीरो हो गया, तो एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि भी x बराबर जीरो पर मैंने खड़ा होके देखा तो वहां पहले तो ग्राफ जैसे ऐसे आ रहा था यूं नीचे की तरफ झुकाव लिए हुए, लेकिन बाद में उसने अपना मोड बदल दिया, कनकेविटी बदल दी। कनकेविटी वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिकली, तो या हम यूं कह दें कि भी क्रिटिकल वैल्यू आई है, ये सारी क्रिटिकल जैसे इंग्लिश का वर्ड है जानते हैं नाजुक वैल्यू, नाजुक का मतलब कोई व्यवहार बदलना, चलते चलते रास्ता बदल देना, ये सारी क्रिटिकल वैल्यू होती हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो हम तुरंत कह देंगे यहाँ कि भी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब कोई कहे कि भी इक्वल टू जीरो तो आया है, तो फिर हम कहेंगे भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे भी सिर्फ x बराबर जीरो पर ही जीरो है, सिर्फ एक बिंदु पर ये जीरो है, जैसे यहाँ हुआ था। यहाँ ये शर्त नहीं है इसमें कि भी काफी अंतराल ऐसा नहीं है एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ डैश एक्स काफी लगातार एक्स एक्सिस का इंटरवल ले लें और वहाँ वो जीरो हो जाए, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वैसे हमारे कोर्स में इतनी गहराई का सवाल नहीं आएगा, वो तो यूं बोलेगा सिर्फ इंक्रीजिंग, तो बिल्कुल भाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ गया तो हम कहेंगे इसको इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में कह रखा है तो इंक्रीजिंग, लेकिन हमने स्ट्रिक्टली यूज करना हो तो ये बात ध्यान रखनी है, तो हम कहेंगे द एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कोई भी एक्स तुम इंटरवल उठा लो वहां तुम्हें ये जो एफ एक्स है ये बढ़ता दिखाई देगा। तो जैसे ये डेरिवेटिव के द्वारा ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो दो वैल्यू की बात आई थी, दो जो टर्म है वो बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर आगे जिस चलेंगे कैलकुलस में, तो एक तो होती है क्रिटिकल वैल्यू, एक होती है स्टेशनरी वैल्यू।
ये क्रिटिकल, एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि भी ग्राफ यदि क्रिटिकल वैल्यू और स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू का मतलब ये है कि भी dy अपॉन dx हमारी जीरो हो जाए, वो स्टेशनरी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ ये चलते चलते ग्राफ में यहाँ dy अपॉन dx हमने निकाला और वो x की कोई न कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ जीरो हुआ है, तो x की वैल्यू को बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 द स्टेशनरी वैल्यू x इज इक्वल टू कितना, जहाँ dy अपॉन dx जीरो हुआ है। और एक होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू में क्या होगा कि ये तो आएगा, यानी dy अपॉन dx जीरो हो जाए और dy अपॉन dx अनडिफाइन हो जाए, इज अनडिफाइन, सब कुछ बातें आ जाती हैं। अनडिफाइन हम जानते हैं किस किस प्रकार से हो जाएगा कि भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ना आए डेरिवेबिलिटी के लिए, राइट हैंड डेरिवेबिलिटी और राइट हैंड डेरिवेबिलिटी या जीरो की या ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाए, ये हम वो टेंजेंट नॉर्मल में ये 3-4 बातें दिखाई थी कि dy अपॉन dx अनडिफाइन कहाँ होती है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती है, वो बात है ये। तो सारा यदि ये कहीं भी, तो क्योंकि हम dy अपॉन dx निकाल रहे हैं और dy अपॉन dx क्रिटिकल का मतलब यहाँ समझा दिया कि भी चलते चलते ग्राफ थोड़ा सा अपना मूवमेंट करे कहीं, तो वही हमारी क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो dy अपॉन dx डिफाइन, जैसे मान लिया फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, तो जैसे x1 अपॉन x पर फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो x बराबर 0 यहाँ हम क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि dy अपॉन dx डिफाइन थोड़ी है यहाँ भाई, मॉडुलस फंक्शन है। जैसे ये यहाँ हम कहेंगे कि स्टेशनरी वैल्यू जैसे क्या dy अपॉन dx 0 थोड़ी है, यहाँ रुका तो है, लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली क्रिटिकल वैल्यू में डालेंगे कि भी क्रिटिकल वैल्यू है इसकी x बराबर 0, dy अपॉन dx यहाँ अनडिफाइन है। तो ये सारा जो मतलब थोड़ा यानी सब इंटरवल बोल दें या सबसेट बोल दें, ये तो सबसेट है और ये सारा है, तो इसको हम कम ही यूज करेंगे ताकि कोई गलती ना हो बोलने में, तो क्रिटिकल वैल्यू बोल देंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि dy अपॉन dx 0 हो जाए या अनडिफाइन हो जाए। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तात्पर्य हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिए हमने नॉर्मल से पॉलिनोमियल पर। जैसे पहला क्वेश्चन हमने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, कोई भी ले लिया, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और मान लिया ये fx। लेट इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि कहाँ ये इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा। तो जितने भी क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल हैं उनका तो व्यवहार होता है, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यूं तो चलेंगी, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यूं चलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकली यदि हम इस बात को महसूस करें तो यहाँ से जहाँ ये क्रिटिकल वैल्यू आई है तो उससे पीछे पीछे तो ग्राफ गिरता गया, डिक्रीज हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और फिर बाद में इंक्रीजिंग है। और डाउनवर्ड यदि पैराबोला है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो उसमें इससे पीछे पीछे तो ये इंक्रीजिंग है और बाद में वो डिक्रीजिंग है। तो हम बता देंगे इंटरवल। अब इसमें देखते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रा किए और वहाँ देखेंगे भी इसकी पोजीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फंक्शन का रूप है एक। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला, तो 2x प्लस 1, फिर बोले कि क्रिटिकल वैल्यू है क्या, यही तो है क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू तुरंत आ जाएगी इसको बराबर 0। तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई, बराबर 0 पुट कर दें तो x बराबर है -1/2। वैसे ज़रूरत नहीं है क्रिटिकल वैल्यू निकालने की, हमने तो जैसे मैं 2 कॉमन निकाल दूँ और x प्लस 1/2 लिख दिया। अब हमारा काम ये है कि भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ है। तो जो हमारा नंबर लाइन मेथड है या वेवी डायग्राम मेथड बोलते हैं कि भी x बराबर है -1/2, कहीं से प्लॉट कर लिया तो हम कहेंगे भी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
तो हम यहाँ कहेंगे कि भी -1/2 से बड़े बड़े के लिए तो ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। हमने बात बोली थी भी एफ डैश एक्स इसके लिए पॉजिटिव आएगा और बराबर 0 भी आया, यानी कि हम यहाँ कहेंगे कि एफ डैश एक्स, या हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला यूज कर लें। कई विधियां हैं जैसे सोल्व करने की। एक स्टूडेंट तो ऐसे कर दे कि भी 4 क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब है कि भी एफ डैश एक्स को उसने 0 कर दिया, तो एक्स की वैल्यू इसको 0 करने पर -1/2 आ गई। अब वो क्या करेगा, मतलब यही है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, और ये कहेगा कि भाई अब इसका मैं साइन देखता हूँ, चिन्ह देखता हूँ। चिन्ह का मतलब ये है कि जैसे इसकी यदि मैं लगभग सी फिगर दिखाऊं तो ये है -1/2, और यहाँ से ये ग्राफ मुड़ करके यूं गया, तो वो क्या करेगा कि भाई -1/2 से इधर देखते हैं, ये जो स्थिति है यहाँ जो टेजेंट बढ़ने की या टेजेंट के स्लोप बढ़ने की स्थिति क्या है, तो ऐसे यदि टेजेंट चलते हैं, यहाँ से देखो तो उसका यहाँ एंगल 90 से बढ़ा हुआ, 90 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ वही बात आने वाली है कि भी x की वैल्यू यदि -1/2 से मैं छोटी डाल के देखते हैं इसमें, तो वेहन x इज लेस देन -1/2, समझ में आया, -1/2 से छोटा, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा आया, तो हम कहेंगे यहाँ जैसे 2 पॉजिटिव है बाहर, और भीतर यदि -1/2 से छोटी कोई भी वैल्यू -1 रख ली मान लिया, तो -1 यहाँ रख दी और 1/2 ये, तो माइनस आया भीतर, हमेशा ही माइनस आएगा। तो बाहर प्लस है और एक माइनस है तो सारा नेगेटिव आया, ठीक है। तो वेहन x इज लेस देन -1/2, तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा। तुरंत लिख देंगे ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहां से कहां, -∞ से -2, ये ध्यान रहे, -2 के ऊपर तक ये घटता गया, बढ़ा नहीं है, बराबर जरूर आया, क्योंकि वहां -1/2 तक, -1/2 तक, ये कंडीशन जैसे इस ग्राफ लगभग सही है। अब वेहन x इज ग्रेटर देन -1/2, ये -1/2 से बड़े के लिए ग्राफ यूं गया, बढ़ता गया, तो वहां हम देखेंगे भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डाल के देख सकते हैं, -1/2 से बड़ा जैसे 0 डाल दिया, या कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये भीतरी भाग ब्रैकेट के अंदर जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा, और बाहर भी पॉजिटिव है 2, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो दैट इज पॉजिटिव। तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स यदि पॉजिटिव है तो तुरंत हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे, यानी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1/2 टू इन्फिनिटी। यहाँ -1/2 के लिए यहाँ क्लोज दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं कि भाई यूं नहीं कह सकते कि भाई -1/2 तक तो इधर से आया तो वो डिक्रीज हुआ था, बाद में 1/2 पर तो डिक्रीज ही है, 1/2 पर इंक्रीज की पोजीशन भी लिए हुए हैं, क्योंकि 1/2 के ऊपर उसने मोड़ लिया है और आगे आगे वो बढ़ता बढ़ता ही गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। कोई भी हम मान लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें, तो कितने भी हमारे जो क्वाड्रेटिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे x² -7x + 12, और कह दिया कि इसको डिस्कस करो, तो इसके बारे में हम जानते हैं इसके 2 रियल रूट हैं, 3 और 4 के रूप में। 3 और 4 के बीच में एक जगह ये टर्न करेगा 7/2 पर, इतनी ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, इतनी बातें हम जानते हैं। जैसे ग्राफिकली देखना चाहो कि भी अपवर्ड है ये पैराबोला,
3 से गुजरेगा, 4 से गुजरेगा, क्योंकि इसके रूट हैं ये 3 और 4, 3,0, 4,0, और ये सिमेट्री देता है क्योंकि एक ऐसी लाइन है वो दोनों साइड में बराबर खुलता है, तो इनका मिडल पॉइंट ही आता है यहाँ से ये टर्न, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ 7/2 आएगी, 3.5। डिफ्रेंशिएशन दोबारा देख लो, वही चीज़ आएगी, यानी 2x - 7, और कह दिया कि इसको बराबर 0 पुट करो। 0 पुट करने का मतलब मोड़ लिया ये भाई, तो 7/2x की वैल्यू ऐसी है जहाँ इसका स्टेशनरी पॉइंट आएगा। एक्स एक्सिस पर खड़े होकर देखना होता है हमने, ग्राफ के ऊपर भी कैसी हरकत हो रही है ग्राफ में, तो यहाँ 7/2 के ऊपर इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो अलग चीज़ है, वो अलग डिस्कस करेंगे हम। तो 7/2 के ऊपर इसने मोड ले लिया, स्टेशनरी वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है। फिर हम 7, फिर इसमें वही पिछले सवाल की तरह 2 कॉमन लेके x - 7/2 लिख दिया, और अब हम 7/2 से थोड़ा इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और 7/2 से बड़े के लिए पॉजिटिव आएगा, तो कह देंगे कि x की वैल्यू यहाँ से चल के यानी -∞ से चल के 7/2 तक तो ये डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 7/2 से आगे आगे x की वैल्यू के लिए ये इंक्रीज करेगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बस यही, तो सभी क्वाड्रेटिक में यही बातें आएंगी। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका एक एग्जाम्पल ले लिए। तो क्यूबिक की जो फॉर्मेशन है हमारी, क्योंकि कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं क्यूबिक में, जैसे क्वेश्चन लिया हमने क्यूबिक का, x³ - 6x² रेट ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 6x² प्लस x की टर्म भी एक ले ली, जैसे 12x और माइनस कांस्टेंट टर्म मान लिया, ये कोई भी 18 ले लिया। तो हम देखते हैं इसके कहाँ कहाँ ये इंक्रीज करेगा। वैसे इसको ऑब्जर्वेशन से हम इतना तो बता ही सकते हैं कि ये यहाँ से आएगा, क्यूबिक x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फिर ये एक जगह जरूर काट के निकलेगा, फिर ये आगे की शर्तें और हैं कि ये यूं घूम करके यूं काट करके जाना इसको यूं ही है, मतलब यूं सा कुछ आभास होता है क्यूबिक का। तो बीच की जो बातें हैं वो हमारी लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डेरिवेटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे ये सारी बातें हमें डेरिवेटिव से पता लगती हैं। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं सीधा कि f' इज इक्वल टू 3x², या डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, और -12x + 12। तो इसमें जैसे 3 मैंने कॉमन लिया, क्योंकि हमारा काम ये है कि भी ये प्राप्त करने के बाद हम इसका चिन्ह देखेंगे भी x की कौन सी वैल्यू ऐसी रख दें जैसे ये नेगेटिव हो जाए, कहाँ ये पॉजिटिव हो जाए। तो नेगेटिव हो गया ये x, कौन किन x के लिए, तो वहाँ कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या f(x) के बारे में जानकारी देंगे। तो ये बात, ये सारी बातें ये बताएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं या फैक्टराइज करके देख सकते हैं। अब खुले हुए को थोड़ी देख सकते हैं कि भाई x क्या रख दें, तो इसके लिए हमने आगे इसके फैक्टर करे, 3 कॉमन लिया, अंदर आया x² -4x + 4। इसको देखें तो ये तो होल स्क्वायर क्वांटिटी है, x - 2 का होल स्क्वायर दिखाई दिया। तो अब इसमें हम आए कि डालो x की वैल्यू, तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर जो होता है या परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है। जैसे x बराबर 2 के ऊपर 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव है, और एक जगह ये अपनी कनकेविटी भी चेंज करेगा, क्योंकि वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी 0 आई है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 का मतलब है भी वहाँ से यदि कोई टेंजेंट जाएगी वो x एक्सिस ये पैरेलल होगी। ये इतनी सारी बातें फर्स्ट डेरिवेटिव ने बताई हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भी इधर से तो इसको आना है, फिर ये हमेशा बढ़ता ही बढ़ता गया, ठीक है ना भी, और फिर x बराबर 2 कहाँ सी है, मतलब ये यूं सी, जैसे x बराबर में 0 डाल के देखो एक बार, 0 पर भी हर बार व्यवहार का पता, 0 पर ये -18 है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है -18 से तो निकलेगा पहले, क्योंकि 0 पर -18 की वैल्यू है, बाद में 2 आया, तो 2 पर ये इस प्रकार से टर्न कर जाएगा। यूं देखो ये अपना मतलब झुकाव ले लिया यूं सी, कनकेव अप बोलते हैं इसको,
और इसको कनकेव डाउन बोलते हैं, झुकाव नीचे की तरफ झुका हुआ आकृति दिखाई दी। तो इस प्रकार से हमने ये यहाँ एफ डैश यानी इसमें जो टेजेंट है, जैसे कोई कह दे कि प्रूव दैट एक्स एक्सिस खुद ही इसकी एक टेजेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि x बराबर 2 के ऊपर, x बराबर 2 के ऊपर, हाँ एक बात और भी है कि भी क्या x बराबर 2 के ऊपर फर्स्ट हाँ बिल्कुल भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब x बराबर 2 पर क्या ये जीरो हुआ है, ये बात देखने की है इसमें। तो यहाँ मान लिया या हो सकता है ये चलते चलते और कहीं टर्न कर जाए, क्योंकि x बराबर 2 के ऊपर y कितनी है, तो x एक्सिस पर ऊपर देखना या x एक्सिस हो सकता है वहाँ टर्न कर जाए। तो हम ये तो थी जनरली बातें, नॉलेज की बातें भाई, हमारा जो मतलब की बात तो ये है कि दिया हुआ पोलिनोमियल है, क्यूबिक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, फिर मैंने इसके फैक्टर बनाने की सोची, क्योंकि ये घात कम आया, मध्य भाग टूट जाएगा, नहीं टूटता है तो कहेंगे कि भाई वो तो एक सवाल लेंगे और ये 3 × x ये आया कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, चाहे x कुछ भी डाल दो, तो फिर कहेंगे यही बात लिखते हुए दोबारा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स, और एक बात और, कोई कहे कि भाई बराबर के लिए तो स्ट्रिक्टली है या सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे भी x बराबर 2 के ऊपर एक जगह ही हमें टेजेंट जो है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनता दिखाई दिया, सिर्फ x बराबर 2 पर एक बिंदु पर, वो x का अंतराल नहीं दिखाई दिया, कोई लगातार के भी वहां इस प्रकार से ग्राफ चल पड़े, काफी दूरी तक टेजेंट ग्राफ पर ही चलती रहे, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ने और बात क्या बताई है कि भी सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन है, एक रूट है, सिर्फ एक ही वैल्यू x की ऐसी है जो इसको 0 बना के देगी, क्योंकि हम छोटी 10+1 में ये सीख चुके हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 रूट होते हैं, तो अब एक रूट तो उसका पक्का आया, अब 2 रूट इसके इमेजिनरी हैं, ये इसने बात बता दी है, ठीक है ना भाई। यहाँ मान लिया कोई पोलिनोमियल, जैसे इसी में ही जैसे थोड़ा मैं बदलाव कर दूं, ये इस प्रकार से आ जाए कि यहाँ मान लिया -4x है और यहाँ 3 दे दे प्लस का, ऊपर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है और ऊपर मैं क्वेश्चन को ही बदलता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके ये तो यूं का यूं, और यहाँ आ जाए ये प्लस का 9 और यहाँ 12 की जगह 9 दिखाई दे, 18 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लिया ये क्वेश्चन है, बोला भाई डेरिवेटिव निकाली, तो डेरिवेटिव ये आ गई, फिर इसको 3 कॉमन निकाला तो ये आया, फिर बोले कि भाई अब इसके फैक्टर वगैरह देखते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, तो इसके हमने मिडिल पार्ट स्प्लिट करते हैं तो आसानी से मिलता है x - 3 × x - 1। तो अब हमने तुरंत एक लाइन के द्वारा अभ्यास किया हुआ है कि भाई यहाँ 3 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, 3 से आगे पॉजिटिव रहेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो 3 से बड़े के लिए तो f डैश x पॉजिटिव आया, 1 और 3 के बीच में f डैश x नेगेटिव आ जाएगा। यदि ये बात समझ नहीं आ रही है तो हम कहेंगे वही बात जैसे निकालने की बात करी थी, क्रिटिकल वैल्यू ले लो, यानी क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ f डैश x, यानी f डैश x जहाँ 0 होता है वो आया x बराबर है 1 और 3, तो फिर कहेंगे भी वेहन x इज लेस देन 1, तो 1 से छोटे के लिए वैल्यू डाल के देख लो, तो 1 से छोटे के लिए वैल्यू डालोगे तो ये देखो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया, तो f डैश x का चिन्ह आया पॉजिटिव, और f डैश x यदि पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है भाई। फिर हम चलते हैं कि भाई 0 और 1 के बीच में मान लिया इस, देखो पिछले सवाल में यहाँ 12 था, 12 की शर्त 12 जब आया था x का कोफिशिएंट तब हमारा ग्राफ ऐसे से बना था, अब ये बदलने पर जैसे ग्राफ की पोजीशन क्या आई, ग्राफ तो आए तो का इधर से ही, लेकिन f डैश x ने क्या बताया कि भी x बराबर 1 और x बराबर 3 के ऊपर ये टर्न करेगा, क्रिटिकल वैल्यू आएंगी,
तो x बराबर 1 जैसे यहाँ सी है, एक x बराबर 3 यहाँ सी है। फिर हमने 0 डाल के देखते हैं तो -18, यानी कि निकला तो ये यहाँ सी है, ठीक है। और यहाँ से निकल के तो यहाँ ध्यान रहे कि x बराबर 1 से पहले ग्राफ मतलब ये टर्न करेगा जरूर। तो टर्न करने का मतलब ये है कि भी हो सकता है ये नीचे भी घूम जाए यूं, और नीचे घूम करके यहाँ टर्न करके जाना इसको ऊपर है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे क्यूबिक को। मान लिया ये यहाँ से निकल गया और यहाँ टर्न लेना है उसको, और फिर बीच में एक जगह और निकल गया और फिर यहाँ टर्न लेना होगा। ये यदि पार कर गया हो, मान लिया काफी संभावना है नीचे से आकर के नीचे भी मोड़ ले, मोड़ लेना ही फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। बार बार बोले आइए, या 1 रख दूं तो 0, 3 रख दूं तो 0, जैसे यहाँ रखी गई हैं, ये क्रिटिकल वैल्यू है। फिर वो क्रिटिकल वैल्यू से इधर उधर की बातें देखते हैं। तो हमने यहाँ जब 1 से छोटे की बात बोली है कि when x is less than 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। इस वे भी डायग्राम द्वारा देख सकते हैं, ग्राफ भी यही बताता है, ये 1 है। इससे पहले हमारी जो इंक्रीजिंग की स्थिति है, जहां ग्राफ इंक्रीज करता है वहां फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। ये देखो ये आया है भाई, सारी की सारी बातें एक सी हैं। अब एक समझ में आया, देखो ये एक यहाँ एक नहीं है, रूट नहीं है x बराबर 1, रूट तो कोई है इसके, इसको 0 बनाने वाले, ये 1 2 3 मान लिया 3 रूट हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू अलग चीज है, रूट अलग है, ठीक है ना भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव के रूट हैं। एक नई बात और आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव के 2 रूट आए, 1 और 3 के रूप में। एफ एक्स के रूट नहीं है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के रूट हैं 1 और 3। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट 1 और 3 आया है, तो वहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगी, या जो दिया हुआ फंक्शन है वो कुछ अपनी क्रिटिकल वैल्यू लेगा, हरकत करेगा कुछ। वो dy/dx यदि 0 हो गई है तो 0 होने की स्थिति तो तुम्हें बताई थी, 2-3 प्रकार की ग्राफ की स्थिति होती है। एक तो ग्राफ एकदम मोड़ ले जैसे ये, या फिर बढ़ते बढ़ते या घटते घटते, जो भी ये बातें हम पीछे थोड़ा बहुत है दिमाग में, तो है तैयारी कर चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन था, इसमें हमने वेहन x इज अब 1 और 3 के बीच में, वेहन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, तो f डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव। ये मतलब किसी स्टूडेंट की ये समझ नहीं आ रही है बात, तो उसको ऐसे चला करके क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ 4 क्रिटिकल वैल्यूज फॉर f डैश x इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू 1 3 लिखा। फिर बोला भाई 1 के ऊपर ग्राफ ने तो मोड़ ले लिया, जैसे ये है, तो 1 से पहले यानी लेस देन 1, इसमें डाल के देखा उसने कि भी कैसी है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब वही बार बार टेजेंट, तो टेजेंट का एंगल यहाँ बढ़ना ताकि टेन थीटा की वैल्यू आ जाए, dy/dx की वैल्यू आ जाए। तो यदि वो पॉजिटिव आ गई जैसे ये, तो इंक्रीजिंग, जैसे ये भाई ये यहाँ जैसे। फिर 1 और 3 के बीच में देखिए, यहाँ चलते चलते 3 के ऊपर फिर मोड़ लिया उसने, तो यहाँ डिक्रीज हुआ है। तो यदि ये लिखने के लिए हमें आ रहा है तो यहाँ लिख दो तुरंत, ये बातें मत लिखो, फिर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें फैक्टर बनाने में कामयाब हो गए कि 4 नंबर रियल लाइन वी हैव, तो कह देंगे भाई f डैश x इज पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 1, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग पोजीशन है। तो बस इतना ही, या फिर इस तरह से लिखते चले गए। एक छोटी सी बात और भी है, यहाँ कई किताबों में यूनियन का निशान लगा हुआ है, जो कि गलत है। मेरा मतलब ये है, जैसे मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि भी जो हमारा फंक्शन था वो इंक्रीज हुआ है, और स्ट्रिक्टली भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर -∞ से 1, जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार भाई 1 क्लोज्ड। और कहाँ आया, 3 से बड़े भी, एंड ये बड़ा जरूरी है 3 to ∞,
यहाँ यूनियन नहीं लिख देना है, यूं गलत लिखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ यूनियन गलत है, किताब में कई जगह कई किताबों में लिखी हुई ये चीज़, तो इसको नोट रखियो, ये गलत है। या एंड लगाओ या कोमा लगा के छोड़ दो, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और बाकी जो बच गया है 1 और 3 के बीच में, क्योंकि 1 और 3 के बीच में f डैश एक्स हमारा नेगेटिव आया है, तो ये क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा हम सारा ही घटना क्या घटेगी, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यहाँ जो एक्सप्रेशन आता है उसको तुरंत देख लो भी मध्य भाग मिडल पार्ट स्प्लिट हो रहा है नहीं, तो यदि वो कुछ कठिनाई आ रही है तो डी जांच करके देख लो एक बार। यदि डी मान लिया लेस देन 0 आ जाए, डी यदि लेस देन 0 आ जाए, तो ये तुमने +1 में ध्यान कर लिया हो कि भाई, क्योंकि हम यहाँ फिर बार बार दोहराई जा रही है बात कि भी इसका चिन्ह देखना है, ये क्या 0 होगा उस पर इंटरेस्टेड नहीं हम, ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। जब डी हमने चेक कर ली, मध्य भाग तोड़ने में कुछ गड़बड़ या महसूस हो रही है कि भी नहीं टूट रहा है, तो तुरंत डी देखो, डी यदि लेस देन 0 आ जाए तो उसका शर्त क्या है, मतलब ऊपर वाली बातों को भूल जाओ, क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पूरा जोर दे दिया, फोकस है हमारा कि भाई ये क्या है, तो हम कहेंगे भी दो पैराबोला है, इस पैराबोला में डी लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो ऐसा होगा, समझ में आई बात। तो इसका देखो हम फिर तो कहेंगे कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फिर देखो इसकी बात, ऊपर बातें भूल जाओ, क्या लेना देना है, हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, इस एक्सप्रेशन में तो फैक्टर बन गए, लेकिन कोई एक्सप्रेशन ऐसा सा आ जाए जटिल सा दिखाई दे, तो बोलेंगे भाई ये तो अब जैसे मैं इसी सवाल को ले लूँ, जैसे ऊपर एक सवाल लिया था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मान लिया वो डेरिवेटिव निकल करके मेरा इतना आ जाए, तो मान लिया मैं इसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आ रहा हो तो मैं इंटीग्रेशन कर लूँ इसकी, तो इंटीग्रेशन का मतलब है x³ प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, और मैंने मान लिया यहाँ 10 लिख दिया और कह दिया कि भी चलो ये f(x) है, और इसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्कस करो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करो, तो मेरा काम तो वही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² अपॉन 3 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो ये आया x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। फिर इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, क्योंकि ये दो तो फैक्टर रखेगी, लेकिन दोनों फैक्टर अनरियल हैं, मतलब इसके बारे में जानकारी लेनी है कि भाई x की कोई भी वैल्यू इसमें डाल दूं मैं तो क्या वो 0 कर देगी, क्या इसके रूट हैं, तो इसका तात्पर्य यहाँ है। यदि तो d चेक करके देख लो, d यहाँ देखें इसकी, तो 1 - 4 के रूप में आई, जो कि लेस देन 0 है, माइनस में आई d, तो d यदि माइनस में आ जाए तो तुरंत कहेंगे भी ये तो हमेशा ही जमा का है, कोई भी x रख दो कभी घटागा होने वाला ही नहीं है, चल डाल के देख लो कोई भी x, तो हम कहेंगे कि f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज d इज लेस देन 0, और यदि हमेशा ही पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 नहीं आया हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा रहा, तो इसका मतलब ये तो पक्का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कोई, तो ये हमारी बात इसमें दिखाई दी इस प्रकार के एक्सप्रेशन में। तो क्यूबिक में ये विशेष बात है, जो दूसरा स्टेप है हमारा, ताकि फैक्टर यदि ना दिखें तो एक बार चेक कर लो, डी की स्थिति डी क्या बता देगी सारी बातें, और फिर हमें फैक्टर बनी जाएंगे हमारे, तो क्वेश्चन पर्टिकुलरली हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे।